नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। ईओडब्ल्यू ने मध्य प्रदेश विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे पर एफआईआर दर्ज की है। साथ ही हेमंत कटारे के भाई योगेश कटारे और भोपाल विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर भी मामला दर्ज किया है। दरअसल बीडीए के अफसरों और हेमंत कटारे पर आईएसबीटी के भूमि आवंटन गलत तरीके से डायवर्जन करने का आरोप है। इस एफआईआर पर सियासत गर्म हो गई है। आज इसी सियासत पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। ईओडब्ल्यू ने उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और उनके भाई पर एफआईआर दर्ज की है। कटारे इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कटारे ने कहा है कि मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया। ईओडब्ल्यू ने सरकार के दबाव में केस दर्ज किया है। विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। पहली बार जब मैं विधायक बना था तब भी 6 एफआईआर हुई थी। अदालत ने सब खारिज की थी। जिस मामले में एफआईआर की गई वो 2004 का, जब मैं स्टूडेंट था। मैंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इसलिए एफआईआर दर्ज हुई। 70 साल की मेरी विधवा मां पर भी भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर दिया। 21 साल बाद क्यों एफआईआर दर्ज की गई? एफआईआर से डरेंगे नहीं, दोगुनी ताकत से भ्रष्टाचार के मामले उठाते रहेंगे। सुनिए हेमंत कटारे, उपनेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश, क्या कह रहे हैं। मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ है कि ईओडब्ल्यू द्वारा मुझ पर और मेरे परिवार के ऊपर एक झूठा एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। मैं इसके लिए पहले तो विशेष रूप से बिल्कुल दिल से आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने ईओडब्ल्यू पर दबाव डाल करके अपना एक ब्लैकमेलिंग का ईओडब्ल्यू को टूल बना रखा है और इस प्रकार के झूठे अपराध पंजीबद्ध करवाते हैं विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। क्योंकि नए साल पे आपने ये मेरे को बिल्कुल नया उपहार दिया, और ऐसे ही जब मैं पहले विधायक बना था तब भी मेरे ऊपर 6 अपराध झूठे पंजीबद्ध हुए थे और बाद में एक एक करके न्यायालय ने उन सभी अपराधों को निरस्त भी कर दिया था, आरोपों को। ये 2004 का घटनाक्रम है जो मेरी जानकारी में है। शायद उन दिनों मैं कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट था और आज जैसे ही मैं उपनेता प्रतिपक्ष बन करके आया और सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना शुरू क्या कर दिए मैंने, तो अचानक से मैं आरोपी बन गया। जब हम पद पे नहीं होते हैं तब हम लोग पाक साफ होते हैं मध्य प्रदेश की जनता के बीच। क्या ये उचित है कि मेरी विधवा मां आज 70 साल की उम्र में उनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया? कितना नैतिक है? न्यायालय पुनः इन आरोपों को झूठा सिद्ध करेगी, क्योंकि 2004 का प्रकरण 21 साल पुरानी घटना को आज आप 21 साल बाद क्यों उठा रहे हैं? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद मैं दुगनी ताकत से, मुझे और प्रेरणा मिली है और मैं और दुगनी ताकत से आपके भ्रष्टाचार की, आपके काले कारनामों की पोल खोलूंगा, चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के बाहर हो। मैं हेमंत कटारे पर एफआईआर के बाद हेमंत कटारे के बयान पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पहले बेईमानी करो फिर और उलाहने भी दो। इस तरीके का विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। जब कुछ किया नहीं तो डर क्यों रहे हैं? जांच एजेंसी ने एफआईआर दर्ज की है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुनिए। खेलना ये कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है। मुझे लगता है प्रूव्ड है। जांच एजेंसी ने जांच की है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आए उसके बाद एफआईआर हुई है। मुझे लगता है उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलना, उसके बाद राजनीति करना। एक तो बेईमानी कर रहे हो, दिख रहा है। प्लॉट कोई सा था, कोई सा ले लिया अपने हाथ से। बताइए, हमें और आपको ये अधिकार किसी ने दिया है क्या कि लैंड यूज हम अपने हाथ से चेंज कर ले? और जब एजेंसी ने देखा तो वो कागज की कोई मिलान नहीं हो पाई। तो मुझे लगता है कि विक्टिम कार्ड खेलने से राजनीति नहीं चलती। आप गड़बड़ भी कर रहे हो और फिर विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हो। अब तो मुझे लगता है कांग्रेस के नेतृत्व को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रियंका दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत प्रियंका दुबे जी आपसे। सवाल यहां पर यह है कि हेमंत कटारे जी कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए और जब हम किसी पद पे आ जाते हैं, कांग्रेस के लोग जब किसी पद पर आ जाते हैं
तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए जाते हैं। एजेंसियों को दबाव में ला करके झूठा केस दायर कर दिया जाता है। और जैसे इससे पहले भी छह मामले जो हैं उनके ऊपर दायर किए गए थे, जो कि गलत साबित हुए, और ये भी गलत साबित हो जाएगा। जी, क्या कहेंगी? दबाव एजेंसियों पर सरकार का। देवेंद्र जी भाई साहब, ये बहुत व्यवहारिक ज्ञान है और छोटी सी बात है, आपने भी अनुभव की होगी कि कभी चोर नहीं मानता कि मैं चोरी करते हुए पकड़ा ना जाए, या फिर जितने भी डकैत भी रहे उन्होंने माना है कि हाँ हम डकैते और पकड़ा गया तभी उन्होंने माना, या तो उन्होंने आत्मसमर्पण किया या फिर उनको सजाए। तो ये बहुत कह सकते हैं कि आज भावनात्मक कार्ड आप खेल रहे हो कि मेरी माँ और विधवा है और उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही। तो हेमंत कटारे जी के साथ कोई व्यक्तिगत बुरा भाव नहीं है। हेमंत कटारे जी से भी बड़े बड़े चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते आए हैं और कार्रवाइयां करवाते भी आए नेताओं के ऊपर। और तरह ऐसी वैमनस्यता की बात करें, 11 फरवरी अभी गया है और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की संदिग्ध मृत्यु आज भी विचारणीय है। तो ये जो चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी कदापि नहीं करती। चाहे आप जैसे कई नेता देखने, कई साइंटिस्ट संदिग्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए और आज तक जो है हम उनके बारे में पता ही नहीं है कि मृत्यु का कारण क्या। तो जो लोग करते रहे वो इस प्रकार के आरोप रखते तो बेहतर होगा। दूसरा, आज मैं बात करती हूँ मैंने तत्कालीन उस समय ओएसडी अलोक वर्मा जी रहे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, या उस समय बीडीएस राही उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो ये तो कोई राजनीतिक हिस्सा है ही नहीं। इनके साथ में क्या है, इनके साथ कौन सी व्यवस्था की बात है? तो भारतीय जनता पार्टी कोई जो कार्रवाई कर रही है तो 2015 में जो शिकायत दर्ज करवाई गई थी दत्ता जी के द्वारा, उसकी जांच की गई है, उसके बाद प्रकरण करवाई जाती है। अगर वो सही है तो दोष मतलब कहते हैं कि दोष रहित जो है वो साबित होगी या दोष साबित होगी तो कहाँ पर आ जाएंगे। और जिन वो 6 प्रकरणों की बात कर रहे हैं उसमें कितनी क्वैट हुई, कितने स्वभाव में छोड़ने का है, ये सब का विषय। बहुत सी चीजें अगर करने के बारे में तो कई प्रकरण है जिसमें बलात्कारी भी कुछ समय के बाद में, कुछ सालों के बाद निर्दोष सकते था। यह नहीं कुछ बलात्कार किया नहीं था, कई बार साक्ष्य की कमी के कारण भी न्यायालय विचारण सिद्ध नहीं कर पाता, परंतु उस व्यक्ति को मालूम होता है कि उसके साथ तो ये 6 एफआईआर इनके ऊपर क्या घटना हुई, महिला से सभी प्रकार के प्रकरणों में ये रहे हैं। तो के लिए तो कुछ करना ही मतलब बेकार समय की बर्बादी है। जो भी प्रकार उनके ऊपर कायम हुआ है उसका विचारण किया जाए और जो होगा वो दूध का दूध पानी का पानी होगा। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि जब कोई जांच एजेंसी किसी राजनीतिक दल के नेता पर और खासकर विपक्ष पर जब कोई एफआईआर दर्ज करती है या कोई जांच होती है तो सीधा सीधा आरोप सरकार पर लगाया जाता है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई होती है कि ये सरकार के दबाव में एजेंसियां काम कर रही हैं, इसके दबाव में काम कर रही हैं? क्या आखिर इस तरह के पीछे की मानसिकता क्या है और सच्चाई क्या है? देखिए, इस बात पे तो बिल्कुल सच्चाई है कि सरकारी एजेंसियां कहीं ना कहीं जो है सत्तारूढ़ दल से प्रभावित होती हैं। इस बात में कोई छुपी बात नहीं है, लेकिन धुआं वहीं उठेगा जहां आग लगी होगी। तो निश्चित तौर पर एफआईआर होने के कारण तो मौजूद हैं, कारणों का प्रमाण है। तो एफआईआर का होना तो मैं किसी तरह से गलत नहीं मानता, लेकिन ये जरूर है कि राजनीतिक आधार पर इस बात का को तय किया जा सकता है कि कब किसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और कब उसको रोकी जा सके, कितनी देर पता उसका टाइमिंग का सेट किया जा सकता है। लेकिन किताबों में दस्तावेज हमेशा मौजूद रहते हैं, प्रमाण हमेशा मौजूद रहते हैं, टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है। एफआईआर को मैं किसी तरह से गलत नहीं मानता और ये एफआईआर केवल हेमंत कटारे जी के खिलाफ नहीं हुई है, बल्कि
जो 2 बड़े अधिकारी जो बीडीए के उस समय थे, उनके खिलाफ भी हुई है। केपी राही जो है, जो एक बहुत सीनियर अफसर थे, वो इसके सीईओ तत्कालीन थे, और मनोज वर्मा जी ओएसडी थे। तो इनके रहते दरअसल जो कुछ हुआ है हेर फेर, वो तो बीडीए के कागजातों में हुए हैं जी। अहमद कटारे इसका लाभ लेने वाले व्यक्ति जरूर है, और वो तब उस समय जो जैसा कि वो कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट थे, तो हम सब लोग ये भी जानते ही एक प्रक्रिया रही है कि जो परिवार के बड़े लोग प्रॉपर्टी कोई खरीदते हैं तो अपने बच्चों के नाम खरीद लेते हैं या पत्नी के नाम खरीद लेते हैं। पत्नी के नाम खरीदने का कारण ये है कि उसमें स्टैंप ड्यूटी कुछ कम लगती थी। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी ऐसे प्रॉपर्टी संबंधित अपराध बहुत सारे ऐसे घटित हुए हैं जो महिलाओं के नाम से, जैसे इस केस में भी 70 वर्षीय महिला का, एक बुजुर्ग महिला का नाम शामिल है। उनकी माता जी हैं, तो हेमंत कटारे। निश्चित तौर पे हमको मालूम है कि प्रॉपर्टी खरीदी किसने, सौदा किसने किया, साजिश कैसे हुई और किस कैंपस में हुई, किस दायरे में हुई, बीडीए के दायरे में हुई। तो ये सब हम लोग जानते हैं। तो इसमें निश्चित तौर पे ऐसे लोग विक्टिम बनते हैं। कम से कम जांच एजेंसियों को ये बात ठीक है कि 70 वर्षीय महिला है और उनका क्या रोल होगा क्या नहीं होगा, निश्चित तौर पे उनने जांच की होगी। यदि उनका कुछ रोल होगा तो वो भी तथ्य निश्चित तौर पे ईओडब्ल्यू सामने लाएगा। और फिर बीडीए की बात जहां तक मैं करूं, ये बीडीए और हाउसिंग बोर्ड जो संस्थाएं हैं ना, ये जनता को सस्ते और स्वास्थ्यप्रद वातावरण के मकान मिले इसलिए बनाई गई थी। आज ये व्यापारी बन गए हैं। इनके अंदर जो व्यापारिक माहौल क्रिएट हो गया है ना बीडीए के अंदर और हाउसिंग बोर्ड के अंदर, इस वजह से जो है वहां पे व्यापारी प्रवृत्ति अधिकारियों में भी पैदा हो गई है। वो भी वहां बैठ करके तनख्वाह लेकर के जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो वहां बैठ करके व्यापार कर रहे हैं। इसलिए उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अपने मनमर्जी गैर कानूनी रूप से किसी को भी कुछ भी आवंटित कर दें। जी बिल्कुल। हमारे साथ सिद्धार्थ सिंह राजावत जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि चर्चा की शुरुआत हो गई है, ईओडब्ल्यू ने जो एफआईआर किया है हेमंत कटारे जी पर, उपनेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश, उनके ऊपर, इसी पर यह चर्चा हो रही है। थोड़ी देर बाद आप जुड़े हैं, लेकिन प्रियंका जी से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा है कि वास्तव में जो इससे पहले 6 आरोपों में वो बरी किए गए थे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि सभी आरोपों में वो बरी हो जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोषी व्यक्ति जो होता है वो साक्ष्यों के अभाव में बरी हो जाता है। जी देवेंद्र जी, पहली बात तो मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ जी कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद माननीय राहुल गांधी जी ने बोला डरो मत। ईडी, सीबीआई, आपका इनकम टैक्स, ये सब पूरा जोर लगा दिया। जब हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल जी नहीं डरे तो उनके अनुयायी या ये मान लें कि राहुल जी को फॉलो करने वाले कांग्रेस विचारधारा के लोग डरेंगे क्यों? जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे थे और ये जो अंग्रेजों के अनुयायी हैं, जो अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे, तो पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे, समझ लो आप। मैं आगे नहीं बोलना चाहूंगा, डैश डैश डैश। अब मैं आपको बता दूं, और एक बात और बता दूं आपको कि उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी चंबल के शेर हैं और उनके पिताजी भी चंबल के शेर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी सदैव उनके पीछे खड़ी हुई है। ऐसे ईडी के क्षमा चाहता हूं, अपना नोटिस भेजा है उनको ईओडब्ल्यू का। ईओडब्ल्यू के ऐसे नोटिस और एफआईआर हर कांग्रेसियों पे करीब 5887 एफआईआर हुई हैं शिवराज जी के समय पे। पर क्या शिवराज जी के समय पे डंपर घोटाले में एफआईआर हुई, व्यापम में एफआईआर हुई, या आपने रेत घोटाला था उसमें हुई, ई टेंडरिंग में हुई क्या? मैं पूछना चाहूंगा प्रियंका जी से कि कितनों को आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसमें अंदर भेजा? क्या सुधीर शर्मा जी पे एफआईआर हुई क्या? निकल के बाहर आ गए, आज घूम रहे हैं, दोबारा पुनः कार्य कर रहे हैं, वही जो माइनिंग का करते थे। और माइनिंग के कितने बड़े बड़े आपके मगरमच्छ हैं। एक मैं स्वर्गीय हो गए हैं, पूर्व मंत्री थे, उन्होंने तो बाकायदा एक हनी ट्रैप की ऑडियो में पूरा उनकी व्याख्यान थे कि कौन कौन पैसा लेता है, कैसे होम में जाता है, कैसे क्या क्या भ्रष्टाचार होता है। 50% की सरकार थी। तो माननीय उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी हमारे चंबल के शेर हैं, और पूरी चंबल नहीं, पूरा मध्य प्रदेश नहीं,
पूरा हिंदुस्तान की कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो जाएगी अगर उनके ऊपर लांछन लगा तो। और अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी अगर मतलब एक निष्पक्ष होकर कार्य कर रही है तो जितनी पेंडिंग और भी एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं ईओडब्ल्यू में, सब पे संज्ञान लिया जाए, सब पे एफआईआर की जाए। आप सौरभ शर्मा का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, आपके ईओडब्ल्यू से ईडी उनको लेके दिल्ली चली गई, दिल्ली के हैंडओवर हो गया, आपके यहाँ पे तो कुछ कर नहीं पाए। ये तो वही कहावत हो गई देवेंद्र जी के शेर पे बस नहीं चला तो छोटे मोटे लोगों के कान अमेटने लगे। आप तो यही है कि आप बड़े बड़े जो दिग्गज और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको जरा पकड़िए। आप अपने सत्येंद्र जी जो बहुत बड़ा कार्य करते हैं रेत का, जरा उनपे भी संज्ञान ले लीजिए, उनपे भी एफआईआर कराइए जी। सत्येंद्र शर्मा जी, जी संजय सत्येंद्र शर्मा जी उनपे भी जरा करिएगा। और अभी आपके खुद अपने विश्वास सारंग जी फंसे थे, उस पे जरा कुछ संज्ञान ले लीजिए क्यों उनको बैकफुट पे आना पड़ा। चलिए, स्वास्थ्य विभाग प्रियंका दुबे जी, लापरवाही हुई। प्रियंका दुबे फार्मेसी का बाकायदा फार्मेसी के उसमें पूरे दस्तावेज पेश किए गए, बाकायदा मुख्यमंत्री को दिए गए। हमारे रवि परमार एक जो याचिका लगाई थी उन्होंने बाकायदा दी, उस पर क्यों नहीं अभी तक संज्ञान लिया? उनको भी आप भेजिए जरा ईओडब्ल्यू का नोटिस। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका दुबे जी, प्रियंका दुबे जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जवाब दीजिए। जी मेरी आवाज पहुंच रही है जी। रवि वर्मा जी का तो खुद ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से आरोप लगाते हैं और किस प्रकार से आरोप लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो निश्चित तौर पे उनके बातों के ऊपर विचार किया जाना चाहिए। हमारे भाई ने बात करी चंबल के शेरों की, तो चंबल के शेरों का शिकार करने के लिए तो सबसे ज्यादा कांग्रेस गवर्नमेंट बदनाम रही कि वहाँ शेरों का नामो निशान खत्म कर दिया, बाद में अभ्यारण्य करके उसको हमने बफर जोन बना करके सुरक्षित किया। तो शेरों का संरक्षण इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया है, पहले एक महीने पार्टी में ले लिया और 1971 में इंदिरा जी ने सेफ टाइगर के लिए संरक्षण कानून बनाया। सिद्धार्थ जी मैं सुन रही थी ना, जब मैं महिला होकर धैर्य रख सकती हूँ सुनने का, तो पुरुष होकर भी आप भी रखिए थोड़ा सा धैर्य सुनने का। बहुत बोले आपने, मैंने भी तो सुना ना, बुराई सुन रही थी ना मैं अपनी सरकार की, आप भी सुनिए क्या बुराई है उसमें, जवाब दे रही हूँ ना मैं। तो चंबल में बफर जोन बना करके जिस तरीके से हमने शेरों को संरक्षित किया, उसी तरीके से डकैतों को भी खत्म किया है। और जो कुछ बच गए हैं उन पे भी कार्रवाइयां हो रही हैं, तो उसको भी सहन करना चाहिए। मैं फिर कहूंगी कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आवंटन हो भी गया था उसके बाद उससे पेट्रोल पंप बना दिया गया, तो जो गड़बड़ियां हुई हैं अगर उसमें आपकी संलिप्तता पाई जाएगी तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर आपकी संलिप्तता नहीं पाई जाएगी आप बरी हो जाएंगे। लेकिन आप ही के एक नेता उमंग सिंघार जी हैं जिन्होंने ये कहा था, बयानों की बात आई इसलिए मैं बयान दोहरा रही हूँ कि दिग्विजय सिंह खुद माफिया है और ऐसा कोई धंधा नहीं है जो उन्होंने नहीं किया हो। आज तक आपने खुद ने अपने नेता के ऊपर क्या कार्रवाई करी? उसको तो नेता प्रतिपक्ष बना के बिठा दिया आपने उमंग सिंघार जी को, जिसने कहा पार्टी का तेल लेने, आप तो मुझे देखिए, उस व्यक्ति को आपने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो पहले आप लोग अपनी पार्टी का आईना साफ कीजिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से बात करने आइए। बेहतर होगा कि आप जिस कांच के घर में बैठे हुए हैं पहले उस कांच के घर को सुरक्षित कीजिए, फिर दूसरों पे उंगली उठाइएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये आप ही के नेताओं के बयान हैं। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके खुद के नेताओं ने किस प्रकार की बयानबाजियां खुद की पार्टी के लिए करी है। मैंने नहीं करी। लक्ष्मण सिंह जी का बयान उठा के सुन लो, अजय सिंह जी का बयान सुन लीजिए, कमलनाथ जी का बयान सुन लीजिए, खुद दिग्विजय सिंह जी का बयान सुन लीजिए। तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हेमंत कटारे जी पहले अपना घर दुरुस्त करें जो फूट हो चुका है, खंडित हो चुका है, जो जर्जर स्थिति में वो बैठे हुए, फिर आप बात करिएगा माननीय राहुल गांधी। जब राहुल गांधी की आप चर्चा कर रहे हैं, सिद्धार्थ सिंह राजा जी 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 प्रियंका दुबे जी जी सिलावट भाजपा, ये भी जरा बात कर लीजिए। भूपेंद्र सिंह भाजपा, इस पे भी आप बता दीजिए। अगर आप इतने कांग्रेस से गिरवा रहे हैं, आपकी गुटवाई पीढ़ी भाजपा पीछे नहीं हट रहे, पर पहले आप भी तो स्वीकार करिए, हम तो हमारे किसी नेता के भाषण से पीछे नहीं हट रहे। जो उन्होंने कहा वो सबसे माथे हमारे, अच्छा कहा तो हमारे माथे, बुरा कहा तो हमारे माथे। पर आपकी तरह ये भी तो स्वीकार करिए कि हम लोग सिंघार जी खुद माफिया है, कोई धंधा नहीं है किया हो।
तो आप पहले ये देखिए ना कि आपके खुद के नेता ने आपके खुद के नेता के लिए क्या कहा है। इतने बड़े शब्द होते हैं, आप उसको नेता प्रतिपक्ष बनाकर निकाले हुए हैं। ये 50% से 80% जो कमीशन हो गया है, ये उसकी लड़ाई है। नेताओं के बयानों को खंगा लिया, उसके बाद उसे प्रॉब्लम उठाइए। चलिए प्रियंका जी, सर्वप्रथम आप अपने पार्टी को देखिए, आज किस मुकाम पे पहुंच गई है। जो हंडी है आपकी पार्टी की वो फूटने वाली है, भ्रष्टाचार की भी फूटने वाली है। ये जो 50 किलो सोना और 35 करोड़ रुपया पकड़ा गया है, ये किसका, ये बताइए। सौरभ शर्मा के ऊपर कार्रवाई कर रही है, आप लोगों ने करवाई क्या कार्रवाई? आप लोग तो मुंह छुपाते भाग रहे हैं इस मामले से। मध्य प्रदेश की एजेंसी ने कराया क्या? मध्य प्रदेश की एजेंसी ने कराया क्या? खुद उस बात में कर रहे हैं, जब से सौरभ शर्मा आया है, जब से आप लोग एक भी आंदोलन नहीं किया, क्यों नहीं किया आप लोग ने? उस समय उसके लिए लेकर कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। कांग्रेस पूरी सुन सब बैठी हुई है, और तो और आपके पार्टी के नेता ने सब दूर कह रहे हैं कि गुटखा का कैंसर अगर पड़ा रहा तो पार्टी नहीं पड़ जाएगी। केंद्र सरकार की ईडी को गिरफ्तार करके ले गई। आप सुनिए तो पहले ये बताइए, 55 किलो सोना किसका है? 35 करोड़ रुपए किसका है? किसका है? शिवराज जी का है कि मौनी यादव जी का है? शिवराज जी का है कि मौनी यादव जी का है? चलिए आदित्य नारायण उपाध्याय जी, चलिए आदित्य नारायण उपाध्याय जी के पास चलते हैं। शिवराज जी का है कि आदित्य मौनी नारायण यादव जी का उपाध्याय है? जी के पास चलते हैं। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपने दोनों हमारे विद्वान प्रवक्ताओं को सुना, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष कितने जोरदार तरीके से रख रहे हैं जी, और रखना भी चाहिए, ये इनका हक है। लेकिन सवाल समस्याओं पे है। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्या ये कह करके बचा जा सकता है कि ये बदले की कार्रवाई है? और क्या सिर्फ विपक्ष पर ही ये जो संस्थाएं हैं वो छापेमार कार्रवाई कर रही हैं, या सत्ता पक्ष के तरफ के लोग भी कुछ भ्रष्ट दिखाई दे रहे हैं, या उस पर भी कार्रवाई हो रही है? क्या स्थितियां हैं अभी मध्य प्रदेश में, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसको, ये जो एफआईआर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं जी, थोड़ा सा इसको देखने का एक नजरिया ये भी है कि एक सरकारी एजेंसी ने एफआईआर करवाई है, और इसमें सरकार द्वारा जो संस्था चलाई जा रही है, उस संस्था के अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर है। तो ये बात तो केवल नहीं कही जा सकती, लेकिन मुद्दा इसलिए बन रहा है कि नेता उपनेता जो है, प्रतिपक्ष जो है, कटारे जी इसमें शामिल है इस एफआईआर में, उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। तो अपराध तो घटित हुआ है, और अपराध की जांच करके ये पाया गया है ईओडब्ल्यू द्वारा कि ये कृत्य हुआ है। लेकिन सिर्फ ये नहीं पाया गया है कि कटारे जी ने इस कृत्य को किया है, वरन इस कृत्य में कटारे सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए हैं। लेकिन ये कृत्य जो घटित हुआ है एक सरकारी इमारत के अंदर, सरकारी संस्था के अंदर, सरकारी अधिकारियों द्वारा किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर ये एक बिल्कुल प्रशंसनीय बात है कि यदि ये इस तरीके का होता है। लेकिन अपेक्षा जनता जो है ये अपेक्षा करती है कि यदि बीडीए में ये संस्कृति अपनाई गई है तो इस संस्कृति के तहत जो है और कितने ऐसे प्रकरण हैं, यदि ईओडब्ल्यू को अपने जांच के दायरे में बीडीए के सारे पिछले 20 साल में जितने भी बीडीए ने प्रॉपर्टियां बेची हैं उन सबकी जांच क्यों नहीं करना थी? इसका विस्तार यदि ईओडब्ल्यू को इस पैटर्न की, जिस पैटर्न से ये धोखाधड़ी की गई है, उस पैटर्न की जड़ तक पहुंचना यदि था तो कम से कम सारे प्रकरणों की बीडीए के द्वारा 20 साल में कितनी प्रॉपर्टियां की गई हैं, खासतौर पर जो प्रमुख प्रॉपर्टी है, प्राइम प्रॉपर्टी जो की गई है, जिनका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, कम से कम उनको तो अपनी जांच के दायरे में लाना ही था। जी बिल्कुल। तब ये एफआईआर संपूर्ण होती। मैं एफआईआर को बिल्कुल गलत नहीं मानता, एफआईआर होना चाहिए और सारे भ्रष्टाचार उजागर होना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता के खिलाफ हो, चाहे कितने भी बड़े अधिकारी के खिलाफ हो। लेकिन इसका दायरा चयन करने में ईओडब्ल्यू ने कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी। जी, दायरा सीमित हो गया और ये कमी नहीं होनी चाहिए और व्यापक रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो ईओडब्ल्यू ने जो एफआईआर दर्ज की है वो वास्तव में होनी चाहिए, लेकिन इतनी ही नहीं होनी चाहिए। जैसा कि
हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने यह बातें कही कि इस जांच के दायरा और बड़ा भी होना चाहिए। इसलिए बड़ा होना चाहिए कि ये जो संस्कृति पनपी है और जो मामला सामने आया है, ये कब से चल रहा है, ये खेल भी उजागर होना चाहिए। तब जाकर के ये जांच के साथ न्याय होगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।